आज हम लोग एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेजर ऑफ कोरिलेशन। अब इस कोरिलेशन का मतलब क्या है जरा जानेंगे इस कोरिलेशन को बहुत अच्छे से। कोरिलेशन का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। देखो वेरिएबल्स में ना कई तरीके के रिलेशंस पाए जाते हैं। या तो वेरिएशन जो रिलेशंस हैं यानी हमारे जो वेरिएबल्स हैं या तो वो पॉजिटिव रिलेशंस होंगे उनके या नेगेटिव रिलेशंस होंगे या उनका कोई भी रिलेशन आपस में नहीं होगा। राइट है। तो यहां पर आज शुरू कर रहे हैं हम इस चैप्टर का नाम, जैसा कि मैंने बताया, मेजर ऑफ कोरिलेशन। जरा ध्यान से समझिए और ध्यान से इस पूरे टॉपिक को ध्यान से करेंगे हम। देखिए सबसे पहली चीज मेजर ऑफ कोरिलेशन। जब भी इस कोरिलेशन की बात होगी बेटा तो तीन चीजें हमारे दिमाग में आ जाएंगी। वो क्या? मेथड्स। हमारे कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। कितने? तीन मेथड है। सबसे पहले हम कहते हैं हमारे पास सबसे पहला मेथड है जिसे हम ग्राफिकल मेथड बोलते हैं, जिसका नाम है स्कैटर डायग्राम। क्या है बच्चे? स्कैटर डायग्राम। दूसरा हम इसमें बात करेंगे कॉल पियर्सन्स कोफिशिएंट। कॉल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन। और तीसरा हमारे पास होगा स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। ध्यान से जरा इस टॉपिक को समझें। बहुत ही मजेदार और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है यार। देखो जब भी बात आती है कोरिलेशन की, देखिए किसी हर चीज में कोई ना कोई रिलेशन होता है। एक लड़का, उसका अपने मां बाप से कोई रिलेशन है। इसी तरीके से एक लड़के का दूसरे लड़के के साथ रिलेशन यानी फ्रेंडशिप का रिलेशन हो सकता है। राइट है ना? गलत मत समझो यार गलत मत समझो भाई। रिलेशन का मतलब यहां पर एक हेल्दी रिलेशन की बात कर रहे हैं हम। राइट। तो अब यहां पर जब हम डेटास की बात करते हैं, जितने भी डेटा हैं उनमें आपस में तीन तरीके के रिलेशंस फाइंड आउट होते हैं। अब वो रिलेशंस क्या है, एक बार जरा उन पर आते हैं हम कहते हैं, जरा ध्यान से नोट कीजिएगा इस बात को। पहला पॉइंट क्या कहता है हमारा पहला पॉइंट कहता है अगर एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, यानी एक तरीके की चीज बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस बढ़ने से अगर क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, प्राइस घटने से क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब दे हैव पॉजिटिव रिलेशन। एम आई राइट? समझ में आ रही है मेरी बात? तो हम क्या कहते हैं, देखिए तो हमने कहा व्हेन one variable increases or decreases by the increase or decrease of other variable, then they both have positive correlation. Is that clear? कोई कंफ्यूजन?
एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, सप्लाई और प्राइस। याद है हमने एक सप्लाई का चैप्टर पढ़ा था जहां पर हमने देखा था कि जो सप्लाई होती है वो प्राइस के साथ साथ क्या होता है, वो भी बढ़ती है, और प्राइस घटने पर सप्लाई भी घट जाती है। तो एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में हम कह देते हैं सप्लाई एंड प्राइस ऑफ गुड्स। इसको हम एग्जाम्पल में रख सकते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन मतलब इनडायरेक्ट रिलेशन, जिनमें एक वेरिएबल बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? तो हम कहते हैं व्हेन वन वेरिएबल increases while the other variable decreases, or vice versa, is called negative relation। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब यह है कि जब किसी एक डेटा के बढ़ने से, एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल घट जाता है, और किसी एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल घट जाए, तो वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव रिलेशन। एग्जाम्पल हम कहेंगे यहां पर डिमांड और प्राइस ऑफ गुड्स। अब क्या होता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ते हैं तब तब क्या होता है, डिमांड फॉल होती है। याद करो लॉ ऑफ डिमांड। हाँ जी सर, सप्लाई में भी तो ऐसे ही होता है। नहीं सर, सप्लाई में ऐसा नहीं होता। सप्लाई में हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि सप्लाई हमेशा प्राइस बढ़ने पर, सप्लाई एग्जैक्टली कर कौन रहा है? प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर का मेन एम क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। और प्रॉफिट उसे जब जब ज्यादा मिलेगा तब तब वो ज्यादा सप्लाई करेगा। समझो चीजों। और प्राइस कम होंगे तो उसका प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो सप्लाई भी कम करेगा। और जबकि डिमांड में क्या हो रहा है भाई, डिमांड कौन कर रहा है? कंज्यूमर। कंज्यूमर का मेन पर्पस क्या है? कम पैसे में ज्यादा सेटिस्फेक्शन। तो जब जब प्राइस कम होंगे तो वो ज्यादा डिमांड करेगा, और प्राइस बढ़ने पर वो कम डिमांड कर देगा। राइट है? बात समझ में आ गई? तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, तो हम इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल डिमांड एंड प्राइस ऑफ गुड्स। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन बेटा? दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छे से मेरे ख्याल से। राइट? अब चलते हैं वापस जहां से हमने ये चैप्टर शुरू किया। इस चैप्टर का नाम जैसा कि हमने डाला मेजर ऑफ कोरिलेशन। हमने कहा कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कितने मेथड हैं? 3। स्कैटर डायग्राम, कॉल पियर्सन मेथड, और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। इज दैट क्लियर? अब जरा स्कैटर डायग्राम के बारे में समझ लेते हैं। और क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में कैसा होगा, जब भी हमारे पास स्कैटर डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करेगा, वो एक डायग्राम बनाकर देगा या 4-5 डायग्राम बना देगा, और हमसे पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा पॉजिटिव रिलेशन है और कौन सा नेगेटिव रिलेशन है। तो याद रहना चाहिए बेटा, डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है, सप्लाई कर्व का स्लोप कैसा होता है। समझ में आ रही है बात? तो याद करो, डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है? डाउनवर्ड्स टू द राइट, नीचे की ओर घटते हुए। जबकि सप्लाई कर्व कैसा होता है? अपवर्ड्स टू द राइट, ऊपर की ओर बढ़ते हुए। यही होता है ना भाई। देखो अगर हम इसको डायग्राम से दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे? हम कहते हैं देखो
डिमांड कर्व, जब जब बात करेंगे हम डिमांड कर्व की, तो हम कहेंगे सर डिमांड कर्व कैसा होता है, ओ एक्स वाई। सर ये डिमांड कर्व है, क्या है ये, डिमांड कर्व, जो कि क्या हो रहा है, डाउनवर्ड्स टू द राइट। जबकि अगर हम सप्लाई कर्व की बात करें तो सप्लाई कर्व, तो यहां पर क्या है, अपवर्ड्स टू द राइट। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, हाँ जी समझ आ रहा है। इसमें कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन, इसमें कैसा है, पॉजिटिव रिलेशन। सर पॉजिटिव कैसे है, मेरे समझ में नहीं आ रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा पॉजिटिव रिलेशन कैसे और नेगेटिव रिलेशन कैसे है, जरा थोड़ा सा ढंग से समझाओ तभी समझ में आएगा। अब जरा ध्यान से समझना बेटा, मैं ये कहता हूं सप्लाई कर्व क्या दिखाता है, मैं कहता हूं अगर इतनी प्राइस, किसी चीज के इतने प्राइस है, तो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, इतने गुड्स की सप्लाई कर रहा है, राइट है। प्राइस बढ़ गए, इतने प्राइस बढ़ गए, P1 हो गया, उसने क्या किया, सप्लाई और बढ़ा दी, तो ये Q1 हो गया। आप देख रहे हो, और प्राइस बढ़ गए, P2 हो गए, तो ऐसे में सप्लाई भी और बढ़ गई, यानी Q2 हो गई, राइट। जबकि यहां क्या हो रहा है बेटा, यहां पर हो रहा है, देखिए अगर इतने प्राइस हैं तो सोचो वो कितनी क्वांटिटी दे रहा है, इतनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है ना। अब मान लीजिए हम कहते हैं प्राइस बढ़ गए सर, इतने बढ़ गए, प्राइस 1 हो गए, तो क्या होगा, यहां से देखो क्वांटिटी क्या रह गई, यहां से क्वांटिटी घट गई, घटी ना। एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज घट रही है। अगर प्राइस बढ़ रहे हैं, अब देखो प्राइस और बढ़ जाए, अगर P2 हो जाए, तो ऐसे में क्वांटिटी और घट जाएगी। समझ में आई बात, हाँ जी क्लियर है। तो याद रखना हमेशा कितने तरीके के रिलेशन हैं, 3। पहला पॉजिटिव रिलेशन, दूसरा नेगेटिव रिलेशन, और तीसरा नो रिलेशन। सर नो रिलेशन और समझाओ, ये तो समझ में आ गए होंगे मेरे ख्याल से, है ना। अब नो रिलेशन का मतलब क्या है यार, नो रिलेशन का मतलब है कभी प्राइस बढ़ने से कीमत, कभी क्वांटिटी बढ़ रही है कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, तो देयर इज नो रिलेशन, राइट। बात समझ में आ गई, देयर इज नो रिलेशन। व्हेन देयर इज नो चेंज इन द डिमांड ड्यूरिंग increase and decrease in the price of a good is called, there is no relation between these datas. क्लियर है, बात समझ में आ गई, ओके है, कहानी समझ में आ गई। नाउ व्हाट, अब हम बात करेंगे यहां पर, जैसा कि हमने कहा सर ये 3 मेथड है हमारे, मेथड जो कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए है। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, यहां पर मैंने अभी कहा स्कैटर डायग्राम बहुत कम आता है एग्जाम्स में, जब भी आएगा सिर्फ 1 नंबर के लिए आएगा। कितने नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए। क्या करेगा सर, आपको 4 डायग्राम बनाकर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक डायग्राम दे दिया, ये कहता है एक डायग्राम ये है ओ एक्स वाई, दूसरा डायग्राम ये है जिसमें आपको इस तरीके से दिया हुआ है ओ एक्स वाई, तीसरा डायग्राम आपको दे दिया गया है ये, जिसमें इस तरीके से डायग्राम बना दिया गया है ओ एक्स वाई, और चौथा डायग्राम आपको ऐसे दे दिया गया है ऐसा ओ एक्स वाई। और अब आपसे पूछ रहा है बताइए भैया इसके अंदर कि पॉजिटिव कोरिलेशन कौन सा है, सेकंड वाला। नेगेटिव रिलेशन कौन सा है, फर्स्ट वाला, राइट है ना। बस ऐसा ही क्वेश्चन होगा स्कैटर डायग्राम का, इजी है। हाँ जी, दो रिलेशन में जो नीचे के दोनों हुए ना, नो रिलेशन, ये वाले, ये रिलेशन है इसमें, ये हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ चुके हैं, हमने बताया था, पढ़ा था ना हमने। तो ये नहीं है, नो रिलेशन का कैसा होता है वो भी अभी दिखाता हूं। ये समझ में आया या नहीं आया, ओके। अब नो रिलेशन का डायग्राम कैसा होता है जरा वो समझो, देखो मैं दिखाता हूं, देखो ये नो रिलेशन का डायग्राम है ओ एक्स वाई, जहां पर एक पॉइंट यहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है, देयर इज नो रिलेशन। कोई एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही,
ना ऐसे बन रही ना ऐसे बन रही, तो ये कैसे रिलेशंस है? नो रिलेशन पॉइंट है। क्या नहीं, मतलब ऐसा इसलिए हो जाता है, कई बार आपने देखा होगा डेटा में क्या होता है कि प्राइस और क्वांटिटी में जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। कई बार हम प्राइस कम होने पर बहुत ज्यादा डिमांड कर लेते हैं, कई बार बहुत ज्यादा कम होने पर भी हम ज्यादा करते हैं, और कई बार ज्यादा होने पर भी हम कम डिमांड करते हैं। जो हमने पढ़ा था कब? जब हमने एक्सेप्शन केसेस पढ़े थे, राइट है ना? तो वो नो रिलेशन वाली केसेस हो जाते हैं। सो जहां पर हमारे डिमांड और सप्लाई पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलिए, ये तो हो गई बात यहां की स्कैटर डायग्राम। ओके, अब आ जाओ इस पर, स्पीयरमैन। इसको अलग से मैं एक अलग स्लाइड पर ले जाता हूं, और इसको बहुत 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 ज्यादा अच्छे से करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए चलते हैं अपनी नई स्लाइड पर, जहां पर हम बात करेंगे पूरी तरीके से किसकी? स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। प्लीज इससे पहले कि मैं ये रैंक कोरिलेशन पर जाऊं, मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा बेटा। क्या हम सबकी प्रेफरेंस सबकी एक जैसी हो सकती है? इफ आई लाइक टू ईट डोसा, हाँ, इज इट पॉसिबल कि सारे के सारे बच्चे मेरे डोसा ही खाएं? भाई मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है, तो क्या ये जरूरी है कि मेरी फैमिली में सबको पसंद आए या तुम सबको भी पसंद आए? नॉट पॉसिबल, है ना? हर व्यक्ति की अपनी एक प्रेफरेंस होती है। एग्जाम्पल समझो, अगर मैं आपसे कहूं मैं आपको 3 चीजें खाने के लिए दे रहा हूं, कितनी? 3 चीजें खाने के लिए दे रहा हूं। सपोज बर्गर, छोले भटूरे, यार भूख लगने लग गई यार ओके, बर्गर, छोले भटूरे और पिज्जा, राइट? मेरे लिए अगर कोई प्रेफरेंस मुझसे पूछे, सुधीर भाई आप क्या पसंद करते हो, क्या खाओगे, तो सबसे पहले मैं कहूंगा यार छोले भटूरे खिला दो यार मुझे, राइट? फिर दूसरा मैं कहूंगा बर्गर खा लूंगा यार। तीसरा जब कुछ नहीं मिलेगा तो मैं कहूंगा यार पिज्जा भी खा ही लूंगा, राइट? लेकिन अब अगर मैं इन लड़कियों से बात करूं तो इनके विचार बदल जाएंगे। नियति क्या कहते हो बेटा? पिज्जा पहला, देखो बिल्कुल चेंज कर दिया इसने। दूसरा बर्गर, तीसरा बिल्कुल अलग कर दिया। गर्व सर क्या खाना पसंद करोगे? अरे कोई प्रेफरेंस दो पहले। ये आदमी नहीं है भैया, ये है जानवर, इसको कुछ भी खिला दो सब खा जाएगा, सब अंदर आन दो। इन भाई साहब का ये मानना है कि गड्ढा ही तो भरना है, जितना मर्जी भर दो, है वही। खैर वंशिका आपका क्या कहना है बेटा इन 3 चीजों में से प्रेफरेंस? पिज्जा नंबर 1, दूसरा बर्गर, तीसरा छोले भटूरे। सर आदेश जी, हाँ जी, बर्गर, पिज्जा और छोले भटूरे। यानी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम सबकी प्रेफरेंस थोड़ी थोड़ी अलग है ना? हमने इनको क्या दिया? रैंक दी। मैंने कहा सर मुझे छोले भटूरे पसंद है इसलिए पहला नंबर उसका, मुझे दूसरे पॉइंट पर क्या पसंद है? बर्गर, तो दूसरा पॉइंट उसका। तीसरा मेरे को लीस्ट लाइक करता हूं मैं क्या? पिज्जा, तो मेरा तीसरा नंबर उसका। तो ये होता है रैंक देना, रैंक कोरिलेशन कहलाता है ये। जब हम एक गुड को रैंक वाइज प्रेफरेंसेस के बेस पर रैंक दे देते हैं तो वो क्या कहलाता है? रैंक। सेम इसी तरीके से जरा याद करो, आजकल बहुत डांस इंडिया डांस आता है या बहुत सारे रियलिटी शोज आते हैं जिसमें कंटेस्टेंट डांस कर रहे होते हैं, 3-4 बंदे जज बन के बैठे होते हैं, आपस में ही लड़ मरते, नहीं नहीं भाई साहब ये बढ़िया है, अरे वो बढ़िया था, और उनको रैंक देते हैं, उनको नंबर्स देते हैं। किस बेस पर? उनकी अपनी प्रेफरेंसेस के बेस पर। तो यही है बेटा रैंक कोरिलेशन। इज दैट क्लियर? अब हम यहां पर बात करेंगे किसकी? ये जो रैंक कोरिलेशन है
ये 3 तरीके से निकाला जाता है, या कहूं 3 कंडीशंस में निकाला जाता है। पहली कंडीशन हम कहते हैं व्हेन रैंक्स आर गिवन, व्हेन रैंक्स आर गिवन। दूसरा, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, रैंक्स नहीं दे रखी, मार्क्स दे रखी है। क्या दे रखे हैं? मार्क्स गिवन है। व्हेन रैंक्स आर not given, and third one is when the number or ranks are repeated। क्या हो जाए? रैंक्स या जो मार्क्स हैं वो रिपीट हो जाएं। भाई एक ही बंदे को 10 नंबर दे दिए, एक नंबर को एक बंदे ने, मतलब 4 जज थे या 2 जज थे, 2 जज ने एक बंदे को, एक ने 10 दिए, दूसरे ने भी 10 दे दिए। ऐसे दूसरा कंटेस्टेंट आया, उसको भी एक ने 8 दिए तो दूसरे ने भी 8 नंबर दे दिए, तो ये रिपीट हो गए ना। तो इसे हम कहते हैं व्हेन रैंक्स और वैल्यूज आर रिपीटेड, है ना। तो हम क्या लिख देंगे? व्हेन रैंक्स एंड वैल्यूज आर रिपीटेड। इज दैट क्लियर बेटा? अब तीनों में तो नहीं, सिर्फ 2 में एक जैसा फॉर्मूला पुट करेंगे हम, राइट है? किसमें? हम इन दोनों में सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो होगा रैंक कोरिलेशन बराबर होगा 1 माइनस सिग्मा, सॉरी 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। क्लियर है? एक बार दोबारा लिख देता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा ठीक सा नहीं लगा ये। रैंक कोरिलेशन इक्वल 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर 6 अपॉन एन क्यूब माइनस एन। इज दैट क्लियर? अब जरा इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, बड़ा मजा आने वाला है। डिराइव कहां से हुआ? मतलब इसकी डेरिवेशन की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें डेरिवेशन कभी भी नहीं पूछता हो। लॉजिक के बारे में हम फिर कभी बात कर लेंगे, अभी फिलहाल हम सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लें, है ना। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, इन दोनों में हमारा यही फॉर्मूला वर्क करने वाला है। अब जरा इसको समझे कि ये यूज कैसे होना है। डन है? चले आगे। अब इसके लिए यूज करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक क्वेश्चन की। हमें यहां पर देखना होगा क्या, मान लीजिए पहली कंडीशन हम ये कहते हैं जज, 2 जज हैं यहां पर। कितने जज हैं? 2, राइट। ये रहे जज, पहला जज, दूसरा जज, ये जज ए, ये जज बी। हम कहते हैं ये 7 कंटेस्टेंट हैं जिनका ये हिसाब किताब बनाने जा रहे हैं। मतलब 7 बंदों के बारे में ये रिलेशंस बता रहे हैं हमें, 7 बंदों के डिसीजंस दे रहे हैं हमें, और उनको रैंक दे दी इन्होंने। 7 बंदों ने, 7 अलग अलग लोगों ने इनके सामने परफॉर्मेंस की है, राइट। ये कहते हैं दोनों, क्या कहते हैं भाई, पहला जो ए कंटेस्टेंट आया, कौन? ये है कंटेस्टेंट ए। ये जो ए कंटेस्टेंट है, ये कहते हैं यार यहां पर जितनी भी परफॉर्मेंस हुई, बी सी डी ई एफ और जी, इन 7 बंदों की परफॉर्मेंस हुई। इन 7 बंदों को इन्होंने अपने हिसाब से रैंक दी। मैंने अभी भी कहा दोनों जज, दोनों लोगों की चॉइस एक जैसी नहीं हो सकती। अभी अभी हमने एग्जांपल से समझा था, ये बर्गर पिज्जा है ना, समझा था ना भी। तो इसी तरीके से जो 2 देखने वाले, 2 स्पेक्टेटर हैं, वो कभी भी परफॉर्मेंस के बेस पर एक जैसा डिसीजन नहीं रख सकते।
अभी जब पर आपने ये तो बोला था कि रिपीट हो सकती है। रिपीट हो सकता है, लेकिन नॉर्मली क्या होगा, उनके डिसीजन थोड़े से डिफरेंट होंगे। जैसे ये कहता है जो ए है, जज वन कहते हैं यार जो ए की परफॉर्मेंस थी ना ठीक ठीक थी, तो मैं इसको इन सातों में से जो रैंक दूंगा वो 5वें नंबर की दूंगा, राइट है। जबकि बी क्या कहता है, कहता है यार इतनी बुरी तो नहीं थी, ये यार इतना तो डिजर्व करता है कि सेकंड नंबर पर आ जाए, राइट है। बी क्या कहता है, बी के लिए क्या कहते हैं जज, ये कहते हैं नहीं यार ये जो बी है इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी थी तो मैं इसको 30वें नंबर पर रख सकता हूं। जबकि ये कहता है क्या बात कर दी यार, ये तो चौथे नंबर के लायक है, तो मैंने इसको 4 नंबर पे रख दिया। इसी हिसाब से इन्होंने अपने अपनी रैंक दे दी। ये कहते हैं सी वर्स्ट था भाई, ये कहता है ये इसके नंबर को 5वां देता है, ये डी को लेता है और ये कहता है ये दूसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर, ये छठे नंबर पर और ये 7वें नंबर पर, राइट है। जबकि ये क्या कहता है, ये कहता है ये पहले नंबर पर होना चाहिए, ये तीसरे नंबर पर, ये 7वें नंबर पर और ये छठे नंबर पर होना चाहिए। समझ में आई बात बेटा। तो ये इन्होंने क्या दे दिया, रैंक दे दी। इस पहले वाले जज की रैंक को हम कहेंगे R1 यानी रैंक 1, दूसरे वाले जज की डिसीजन को हम क्या कहेंगे, R2 यानी रैंक 2। अभी अभी हमने कहा हमारे लिए एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला जो हमने बताया वो क्या था बेटा, हमने कहा रैंक कोरिलेशन बराबर है किसके, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। इस फॉर्मूले पर बेस्ड ये पूरा रैंक कोरिलेशन हमारा खत्म होने वाला है। लेकिन सबसे पहली चीज देखो इसमें d क्या है, d तो हमें पता ही नहीं, तो सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे निकलेगा, सर d निकालो, d निकालने के लिए R1 - R2 कर दो बेटा, क्या कर दो, R1 में से R2 को माइनस कर दो। 5 में से 2 गया तो, 3 में से 4 गया तो -1, 1 में से 5 गया तो -4, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 7 गया -1, 7 में से 6 गया 1। यहां तक समझ आया क्वेश्चन। नाउ इसका स्क्वायर कर दो सीधा, राइट। तो इसको कर देंगे हम डी स्क्वायर किया तो 9 1 16 1 1 1 1, ओके यहां तक। और कर दो इसका स्क्वायर का सम पूरा, 30। तो ये कितना आ गया, आपने काउंट कर लिया मैंने नहीं किया, 10 26 और 4 30, ओके डन है। यहां तक क्वेश्चन क्लियर है। अब क्वेश्चन में बहुत कम गुंजाइश रह गई करने के लिए। अब हम करेंगे क्या, रैंक कोरिलेशन बराबर हो जाएगा 1 - 6 इंटू व्हाट, सिग्मा डी स्क्वायर 30। सर इधर n नंबर ऑफ टर्म्स है, n यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने नंबर्स हैं, ये 7 कंटेस्टेंट थे, तो ये 7 का क्यूब -7, तो ये रैंक कोरिलेशन कितना आएगा, 1 - ये 180 अपॉन यहां पर कितना 343 -7, तो ये 1 - 180 अपॉन 336। नाउ व्हाट, इन दोनों का लेंगे एलसीएम, 336 माइनस 180 कितना आ गया, देखिए कितना आया, इसमें से लेस करो, 6 5 1 अपॉन 336, राइट है, ओके है ना। सर आपने वहाँ क्यूब की जगह R स्क्वायर लिख दिया, 7 स्क्वायर। ये लो जी, डन है, ओके। अब इसको डिवीजन कर दो भाई, 2 से कर देते हैं, 0.46 आ रहा है। 0. बहुत बढ़िया, 0.46, ये हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया हमारा, आर के बराबर कितना, 0.46।
आंसर क्या हमारा प्लस में आया, Yes. Yes, sir. तो इसका मतलब हमारा रिलेशन कैसा हो गया, पॉजिटिव, राइट है। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सर? क्योंकि अभी हमने एक चीज बतानी थी जो नहीं बताई थी, और वो अब बताऊंगा। क्यों बताऊंगा अब? क्योंकि अब उसकी जरूरत पड़ने वाली है, राइट। अब जरा मैंने एक छोटी सी एक नंबर लाइन पर लेकर जाता हूं आपको। आप लोगों ने बचपन से एक नंबर लाइन पढ़ा होगा, है ना। नंबर लाइन क्या कहती है सर? ये एक लाइन है, ये एक लाइन है जिसमें ये है एक मिड पॉइंट जिसे हम कहते हैं जीरो। क्या कहते हैं? जीरो। अच्छा, एक चीज को हमेशा दिमाग में रख लेना, ये जो रैंक कोरिलेशन है इसका आंसर कभी भी एक से ज्यादा नहीं आएगा। Probability एक है। समझ में आई मेरी बात? इसका आंसर कभी भी एक से ज्यादा नहीं आएगा। कितना रहेगा? हमेशा एक या -1 के बीच में रहेगा, एक या -1 के बीच में रहेगा हमेशा आंसर। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई मेरी? अब जरा ध्यान से समझो, अगर आंसर आपका 0.25 तक आता है पॉजिटिव में, क्या 0.25 तक आता है, तो आप इसको कहोगे लेस पॉजिटिव, या इसको लेस डिग्री लिख दो, लेस डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। याद रहेगी बेटा बात? लेस डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आपका आंसर 0.75 तक आता है, क्या आता है? 0.75, यानी 0.25 से लेकर 0.75 तक का आंसर आता है, तो आप इसको लिखोगे मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन, सॉरी मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। इज दैट क्लियर? और अगर आंसर आपका एक और इसके बीच में आता है, तो हाइट 0.75 और 1 के बीच में आता है, तो आप इसको लिखोगे हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर आंसर आपका सिर्फ 1 आता है बेटा, तो आप इसे कहोगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। बिल्कुल किया था बेटा। समझ में आई बात या नहीं आई? हाँ जी, आंसर दिमाग में रखो। 0.25 तक अगर आंसर आपका आता है तो आप क्या कहोगे? लेस डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि पॉजिटिव में आंसर है। 0.25 से लेकर 0.75 तक आंसर आता है तो हम कहेंगे मॉडरेट, और 0.75 से लेकर अगर 1 तक आता है तो हम क्या कहेंगे? हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। इज दैट क्लियर? क्लियर है ना? और अगर 1 आता है तो हम क्या कहेंगे? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? सेम वे में अगर हम इस तरफ जाते हैं, यानी नेगेटिव की ओर जाते हैं, तो अगर आंसर हमारा 0.25 माइनस में आता है तो हम क्या कहेंगे? लेस डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर हमारा आंसर 0.75 तक आता है तो हम क्या कहेंगे? मॉडरेट डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर आंसर हमारा 1 आता है बेटा तो हम कहेंगे 0.5 से लेकर अगर ये आता है तो हम क्या कहेंगे? हाई डिग्री, है ना। और अगर सिर्फ -1 आ जाए तो डन है ना। समझ में आई बात या नहीं आई? तो भैया ये आंसर क्या कह रहा है आपसे? मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। इज दैट क्लियर? मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। डन है? ओके, बढ़िया। नोट डाउन कर लो भैया, कोई दिक्कत लगे तो पूछो फटाफट जल्दी से, शाबाश।
सॉरी सर। हाँ जी, ओके, ठीक है जी, चलें आगे। डन है ना? कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ाएं। तो ये तो समझ में आ गया हमें कि हमारा ये जो रैंक कोरिलेशन है, इसमें पहली बात तो समझ में आती है हमें कि जब हमें क्वेश्चन में रैंक गिवन हो तो हम क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट? लेकिन समझो अब रैंक नहीं दी हुई, अब क्या दिया हुआ है? मार्क्स गिवन है। कई बार आपने देखा होगा ना, जो शोज आते हैं उनमें क्या देते हैं? मार्क्स देते हैं। भाई कंटेस्टेंट को नंबर देने हैं, किसमें? मार्क्स में। 100 में से नंबर देने हैं। अब जैसे मान लो हमारी क्लास में 10 बच्चे हैं, इन 10 बच्चों के इकोनॉमिक्स में मार्क्स आए हैं कुछ, राइट? किसी के 50 मार्क्स 80 में से, किसी के 70 मार्क्स, किसी के 20 मार्क्स, किसी के 40 मार्क्स, कुछ इस तरीके से मार्क्स आए हैं। इसी तरीके से सेक्शन बी में हमारे कुछ मार्क्स आए हैं, वो अलग होंगे। तो ऐसे में रैंक हमें खुद बनानी पड़ेगी। अब रैंक कैसे बनाएंगे, जरा उस पर विचार करेंगे, राइट है? क्लियर है? तो बाकी करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।